पे करना है क्रिटिकल रिव्यू, तनकीदी जायजा लेना है। मैम तो हम जी वो मैम आप बोले थे कि वो कुछ सवाल देंगे, आप लोग खुद से उसका नोट्स बनाएंगे, तो मैम वो सवाल आप नहीं हाँ, दिए। हाँ वो यूनिट के आखिर में दूंगी ना, पीपीटीज है और जो क्वेश्चन है वो सारे यूनिट की कंप्लीट हो जाए उसके बाद ना ओके। मैं दूंगी, मैं बना रही हूँ जैसे जैसे हो रहा है। तो ये यूनिट कंप्लीट हुए फिर उसके बाद देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो चूंकि हमें ओके यहाँ मैम। पे क्रिटिकल रिव्यू करना है ऑफ करंट इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस, जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी जो इवैल्यूएशन प्रैक्टिस चल रही है उसका हमें तनकीदी जायजा लेना है। तनकीदी जायजा का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा शॉर्ट में, एकदम एकदम मुख्तसरन बताइए। तनकीदी खरे और जायजा खोटे मतलब की मैम किसी चीज पहचान। को देखेंगे तो उसको मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू उसका देखना। एग्जैक्टली ये एकदम सिंपल एंड स्वीट जो कहते हैं ना आंसर है। तनकीदी जायजा लेना मतलब हमें सिर्फ तनकीद नहीं करनी, सिर्फ निगेटिव चीजें नहीं कहनी है, बल्कि उसकी पॉजिटिव जो चीजें हैं, जो मस्बत पहलू है वो भी हमें हाईलाइट करना है। तो पहले चलिए ये बताइए कि मुस्बत पहलू क्या क्या है इस चीज का, जो भी हमने अभी तक देखा है, जो अभी इवैल्यूएशन सिस्टम जो हमारा चल रहा है। आप लोग देखिए स्कूल में किस तरीके से चल रहा है, कुछ भी हो, जो भी चीजें हो, फॉर्मेटिव है, सबमिटिव है, जो भी हमने पढ़ा है वो सारी चीजें हमारे एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट है। फॉर्मेटिव चलता है और सीसीई बेस्ड चल रहा है, उसके बाद आज कौन क्वालिटेटिव भला ये कर दिया है क्वांटिटेटिव मैम? जो कैसे डालेगा चैट बॉक्स में अटेंडेंस? ऑप्शन नहीं आ रहा। जी हेलो। किस बात का? मेरे ऑप्शन भाई आएगा अटेंडेंस को निसार छोड़ भाई, दो ऑप्शन भाई, आएगा। अटेंडेंस गूगल छोड़ मीट दो। जो हाँ है ना यार अपडेट हुआ आया ना तो है। उसका ये चेंज हो गया, उसका वर्जन चेंज हो गया। नहीं, सभी लोगों की तो अटेंडेंस आई है। 29 27 लोग जो है उनकी अटेंडेंस तो है। ठीक थ्री है, डॉट्स तो पे क्लिक कीजिए तो हम उसके अंदर जी, चैट जानते बॉक्स हैं। मिलेगा। चैट बॉक्स तो दिख रहा है। तो हम देखे ये हैं कि कंटिन्यू कीजिए। जो असेसमेंट, जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, जो प्रैक्टिसेस हम अपनाए हुए हैं, चाहे उसमें डायग्नोस्टिक हो, प्रोग्नोस्टिक हो, सबमिटिव टाइप के हैं, या उसके बाद जो ग्रेडिंग सिस्टम चल रहा है, और उसके बाद जो सीसीई बेस्ड चल रहा है, मेजरमेंट इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें जो भी हमने देखे। तो ये इसके बारे में चलिए पहले मुस्बत पहलू क्या है इसका, इन सारी चीजों का जो करंट इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस चल रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो क्या उसका मतलब जो सीसीई चल रहा है तो पॉजिटिव चीज क्या है उसमें, फॉर्मेटिव सबमेटिव टाइप चल रहा है जो भी प्रैक्टिसेस, उसमें पॉजिटिव चीजें क्या है बताइए। एक एक दो दो पॉइंट बोलिए ताकि सभी लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। मैम सवाल क्या, फिर से मतलब रिपीट कर दीजिए। हम क्रिटिकल रिव्यू ऑफ करंट इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस देख रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पे मुस्बत और मनफी दोनों पहलुओं पे हमें नजरसानी करनी है, क्योंकि हम क्रिटिकल रिव्यू कर रहे हैं। तो पहले अभी हम ये देखेंगे कि जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो भी इवैल्यूएशन की प्रैक्टिसेस जो चल रही है उसका मुस्बत पहलू क्या है वो बताइए। मैम जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई किताब लिखी गई, हम्म। तो हम उस दो चीजें देखेंगे। इससे इसमें क्या खूबी है, क्या अच्छाई है, और क्या हम्म। चीज की कमी है जो होना है, और किस चीज से ये समाज में बेहतर से बेहतर कारकर्दगी अदा कर सकती है किताब, यानी लोगों का अच्छा जहन, अच्छी मुस्बत सोच की तरफ माइल करती है। और क्या किस चीज की हम्म। कमी है, किसमें और नहीं लाई गई, या इसको नहीं होना तो ये तमाम चीजों यानी खरे और खोटे की पहचान जब हम करते हैं, तो उसमें हम किसी हम्म। फनपारे की तायुन कद्र करते हैं। ये इस मकाम के हम्म। काबिल है, इसको इसमें रखा जाए। ये चैप्टर बहुत बेहतर, हम्म। इसको इस सिलेबस में इस्तेमाल किया जाए। मेन हम्म।
जिसको हम तो वही ये तो कहते थे। आपने जो कहा किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी ये बताइए कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम में जो प्रैक्टिस चल रही है, जैसे जो फॉर्मेटिव, सम्मेटिव, सीसी, ये सारी चीजें जो है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। फिर जो आपने बताया वो एग्जाम्पल के साथ वो सही है, बट इसकी एग्जाम्पल लेके बताइए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जैसा कि अब असिस्मेंट फॉर लर्निंग है ना, इसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है, क्योंकि ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करने की हम्म। वजह से तलबा में जो भी इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा, वो पॉजिटिव है हम लोग के लिए, क्योंकि एक असातिज़ा को चाहिए कि वो कैसे सीख रहे हैं, और असातिज़ा इनसे फीडबैक लेकर हम्म। वो भी देखते हैं कि उनकी महारतों में इजाफा कर सकते हैं। ये मुस्बित पहलू है। एग्जैक्टली। और कोई और कहिए। मैम सीसी का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम्म। इसमें एग्जामिनेशन होते रहते हैं, तो वो स्टडी के अवेयर रहते हैं कि हमको एग्जामिनेशन देना है, और फिर एग्ज़ाम देने के बाद उनकी जो रिजल्ट आती है उससे वो अपना प्रोग्रेस करते हैं, और स्टूडेंट्स के रिजल्ट से टीचर का भी इम्प्रूवमेंट होता है। यस मैम, और जी। टीचर स्टूडेंट के जी। रिजल्ट से टीचर का भी सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है कि मैं मेरे पढ़ाने का तरीका ठीक था, या अगर अच्छा नहीं है तो इसमें क्या इम्प्रूव करनी चाहिए। हम्म। जी, वेरी गुड। और कोई बताइए पॉजिटिव पॉइंट। मैम जैसे फॉर्मेटिव एग्जाम जी मैम। असेसमेंट में, और जहनी फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है मैम कि जैसे हम बच्चे को पढ़ाते हैं, जहनी तनाव पढ़ाने के जहनी तनाव को कम। जी, एक एक कहिए। जीनत परवीन, आप कहिए। You continue. मैम जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता क्या है, जैसे हम बच्चे को जैसे दौरान तदरीस करवाते हैं, उसमें उससे सवाल पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो बच्चे में ये डेवलप होता है। वो जब हम सवाल करते हैं तो वो एक्टिव रहते हैं क्लास में। अगर हम उनसे सवाल नहीं करेंगे तो वो उनका जहन कहीं और ही रहता है। अगर हम बीच बीच में सवाल करते हैं या टेस्ट के ज़रिए ओरली करते हैं तो वो एक्टिव रहते हैं क्लास में। और इसमें जो फॉर्मेटिव में जो होता है उसमें एक्टिव सबसे ज़्यादा रोल जो होता है वो उसमें टीचर का होता है, स्टूडेंट का भी होता है, दोनों का होता है, लेकिन टीचर का ज़्यादा होता है। और इसमें ये होता है मैम कि जैसे बच्चे को हम जांचते हैं तो उसमें टेस्ट लेने के बाद उसमें मतलब कि उसमें कितना डेवलप होने के बाद अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको मेहनत करके उसको फिर डेवलप किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है जो भी यस कमी है मैम, उसको। वही जी। इम्प्रूव किया जा सकता है। जी। जी, अनिस अंजुम, आप कुछ कह रहे थे। जी मैम, ये जो है सीसी बेस जो है इसमें हम्म। जहनी तनाव को कम करना, और दूसरी चीज़ ये कि रोट लर्निंग को ख़त्म करना। खत्म करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है जो रोट लर्निंग होती है, जो रट के आ जाते हैं, उस चीज को खत्म करता है ये। खत्म। और कोई पॉजिटिव पॉइंट। मैम मैम मेंटली जो कंटिन्यूअस प्रेशर कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन में मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट को देखा जाता है सीसी के थ्रू। एग्जैक्टली। जी, उसमें सभी चीजें जो तालीमी और जो हम निसाबी और जो निसाबी यानी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज दोनों भी शामिल होती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों ऐसा, मतलब तलबा की सीसी में हम दोनों तरक्की के लिए किस्म की मैम, सरगर्मियों को जांचा जाता है? तलबा की हम एग्जैक्टली, तरक्की के ओवरऑल लिए। डेवलपमेंट के लिए। जी, और हम जानते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है हमारे दरमियान। हर एक अपने आप में एक यूनिक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पढ़ाई में, आप निसाबी सरगर्मियों में अगर अच्छे हैं, आप अच्छा एस्से लिख सकते हैं, अच्छे जो क्वेश्चंस जो है उसको समझ के आप आंसर रिस्पॉन्स अच्छा दे सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई और एक्टिविटी जो तकरीर होती है या जो स्पोर्ट्स होते हैं आप उसमें भी अच्छे हो। उसमें कोई और अच्छा होगा, कोई और होगा जो एक्सपर्ट है, जो रनिंग में है, और जो ड्रामे में है, जो तकरीर में है, मिमिक्री में उसमें एक्सपर्ट है। जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में भी उतना मतलब एक्सपर्ट हो। होते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हर एक का जो अपना रुझान होता है, जो
झुकाव जो हम कहते हैं, रुझान कहेंगे, एप्टीट्यूड हमारा किस तरफ है, ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में है, उस बिना पे भी हमारे दरमियान इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। तो जस्ट एक पढ़ाई की बिना पे, जस्ट सवाल जवाब जो करिकुलर एक्टिविटीज होती है, उस बिना पे हम तुलबा की जांच नहीं कर सकते हैं। अगर जांच भी करें तो वो सही नहीं होगा। जी, और कोई पॉइंट? जी मैम, सबमेटिव में है क्या कि बच्चे को है ना सहूलियत के साथ साथ उसमें उस बच्चे का ये भी दिखाया जाता है कि वो जिस चीज में कमजोर है उसको भी दिखाया जाता है, और उसका इलाका को भी दिखाया जाता है कि सबमेटिव में कि उसका इलाका के हिसाब से भी देखा जाता है कि बच्चा कितना कमजोर है, किस इलाके से ताल्लुक रखता है। और जी, बच, और उसके बच्चे की कमजोरियों को भी इसी से पता चलता है कि किस इलाके से वो ताल्लुक रखता है, कि बच्चे इतना कमजोर क्यों है, तो उसके माहौल। ये चीजें तो फॉर्मेटिव में होगी ना, क्योंकि जब हम सबमेटिव में है कंटिन्यू मैम, साल भर थ्रू आउट द ईयर। सबमेटिव में समेटिव होगा में वो। तो देखिए हम क्या करते हैं, साल के आखिर में करते हैं, जहाँ पे हम ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेड जी, देते ग्रेडिंग हैं सिस्टम और ये सबमेटिव सारी में होता चीजें। है ना मैम, अच्छा ये तलखीसी में। बताइए। ग्रेडिंग हम्म। सिस्टम तो सबमेटिव में है ना जी मैम। जी 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 जी। अच्छा ये बताइए कि जो परसेंटेज दिया जाता है वो जी, अच्छा है, या जो ग्रेड दिया जाता है ABC या 1 2 वो 3 जो वो या ग्रेड देने कैटेगरी से ज्यादा बनाई अच्छा जाती है, है? लेकिन नंबर देने से भी परसेंटेज बच्चे डिप्रेशन में चले जाता है, यही दिक्कत है कि हमको इतना नंबर हम्म। हुआ, हम फेल हो गए हैं, बस इसी पे। और एग्जैक्टली डिप्रेशन तो नहीं हो जाता है, लेकिन इंफीरियरिटी फील हो जाती है। जो खुद एतमादी है ना, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है कि मतलब मैंने भी तो उसमें मेहनत तो किया था वो और तो फायदे, लेकिन। वो तो नेगेटिव में आ गया ना मैम, इसमें कहाँ आया फायदा, में कहाँ आया, नुकसानात में आ गया। हाँ तो मैं फायदा ही तो पूछ रही हूँ ना, कि हाँ तो फायदा किसमें है, ग्रेड पॉजिटिव पॉइंट ग्रेड क्या है ज्यादा वो बेहतर है बताइए। मैम। ग्रेड ज्यादा बेहतर है। जी, और अच्छा। सीसी में भी तो ग्रेड की बात किया गया है इसमें, जी, एनसीएफ में होगा। ग्रेड ज्यादा बेहतर है जी। जी तो ये सारी चीजें आप लोगों के डिस्कशन लेकिन से मैम मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत जो ग्रेडिंग में है, मैम एक बात ये इतने है। दिनों की जो मेहनत है वो बेकार नहीं हुई है। सभी लोगों के कंसेप्ट एकदम क्लियर है, किसी ने एक ने भी कोई ऐसे गड़बड़ वड़बड़ वाला टाइप का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है कि आप सभी लोग क्लास में प्रेजेंट थे और बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझने की कोशिश की है। तो ये सारी चीजें जो हुई, ये तो मुस्बत पहलू है कि कंटिन्यू इवैल्यूएशन चलते रहता है और रोट लर्निंग मैम खत्म हो एक गई है क्वेश्चन है। और इम्प्रूवमेंट। जी जी जी। मैम ये मैम सीसी से तो मैम थिंकिंग प्रोसेस जो होता है इससे और बढ़ता है मैम। हम्म। जी जीनत परवीन, आप कुछ पूछ रही हैं? मैम बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको डेवलप किस तरह से किया जाए? क्रिटिकल थिंकिंग को किस तरह से डेवलप किया जा क्रिटिकल सकता करके, क्रिएटिविटी और थिंकिंग बनाना। उसके बाद कैसे उसका रास्ता दिखा करके, हौसला अफजाई किस किस तरह तरह। डेवलप करें मैम? पहले तो देखिए एक टीचर को, एक टीचर के अंदर क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए। वो जस्ट आए पढ़ाए चले जाए, ये वो 1960 का जमाना नहीं है अब। क्योंकि अब बहुत सारी चीजों को हमें नजर रखना है। अब जो है वो टीचर सेंटर्ड या सब्जेक्ट सेंटर्ड नहीं है, बल्कि चाइल्ड सेंटर्ड है। तो पहले सारी चीजें जो थी वो सब्जेक्ट के अतराफ में घूमती थी। टीचर आएगा पढ़ाएगा बोर्ड पे, इस कोने से लेके उस कोने तक पूरा लिखाएगा, चला जाएगा। बच्चे लिखे समझे नहीं समझे, उसने अपनी क्लास लिया, उसने अटेंडेंस लिया, चला गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, चूंकि जो एजुकेशन का जो पर्सपेक्टिव है, जो नजरिया है, वो चेंज हुआ है। यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें नजर में रखना है। तो चूंकि हमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, तो उसके लिए तो पहले हमें थिंकिंग डेवलप करनी है। सोचने पे पहले हमें एक टीचर को ऐसा होना चाहिए, एक फैसिलिटेटर होना चाहिए, फैसिलिटीज प्रोवाइड करे उन्हें, मोटिवेट करे उन्हें, कि वो पहले तो सोचने पे मजबूर हो जाएं, खुद सोचें। फिर उसके बाद उन्हें थोड़ा सा गाइडेंस दे कि हाँ ये सारी चीजें देखिए पॉजिटिव है, ये सारी चीजें देखिए अगर हम ऐसे करेंगे तो ये सारी चीजें होंगी, तो ये मनफी पहलू है इसका, ये मनफी असरात हो जाएंगे।
तो ये चीजें हैं। अब जैसे मान लीजिए कि साइंस का एक टीचर है, वो बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता रहा है, बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी कैसे इजाद हुई, बल्ब किसने इजाद किया, कब किया, कैसे किया, इससे क्या क्या फायदा होता है, चालू करें तो घर में बत्ती, अगर हम लाइट चालू कर दे तो घर में उजाला हो जाता है, रोशनी आ जाती है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो तरक्की हुई, इस वजह से रात में मगरिब बाद गुरूब, सूरज गुरूब होने के बाद भी हमारे घरों में उजाला रहता है, सुबह होने तक अंधेरा नहीं रहता। ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब ये तो सारी अच्छी अच्छी चीजें, फिर लेकिन दूसरा इसका पहलू ये है कि अगर हम इसी तरीके से लाइट को दिन भर रात भर चलने दें तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो ये जो क्रिटिकल जायजा, ये इसके मनफी पहलू हैं। तो फिर यहाँ पे टीचर बच्चों से पूछेगा, तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए, जब चूंकि दिन है, दिन का उजाला है, हमें घर में इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की जरूरत नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चे खुद कहेंगे कि टीचर, जो बल्ब है उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो अंधेरे में उजाला करता है, रोशनी देता है, तो हमें रात के वक्त ही उसे जलाना चाहिए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी। तो जो टीचर होता है ना, वो इंस्पायर करे बच्चों को सोचने पे। पहले वो खुद पॉजिटिव पॉइंट बताए, फिर एक दो निगेटिव पॉइंट बताए, तो उस वजह से फिर बच्चे और भी सोचने लगते हैं, अच्छा ये निगेटिव चीजें हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी हम बचाएंगे तो ये, अगर इलेक्ट्रिसिटी दिन की जो हमारी है, दिन भर में हमने जितना इस्तेमाल किया, अगर वो बचेगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ रात में इस्तेमाल करें तो हमारे घर काफी दिन तक उजाला रहेगा। क्योंकि अगर हम 24 घंटा जलाएंगे तो हो सकता है कि 4 दिन में ही इलेक्ट्रिसिटी जो हमें मिली है वो खत्म हो जाएगी। दिन में जरूरत नहीं है तो बिला वजह क्यों करना। तो एक चीज की वजह से वो जो जब अपनी लाइफ में दूसरी चीज भी देखेंगे, दूसरी चीज भी सीखेंगे, तो वो खुद ब खुद उसमें जो पॉजिटिव और निगेटिव जो भी पॉइंट्स है उसको वो सोचेंगे। तो यहाँ पे उनको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत है, मोटिवेशन की भी ज़रूरत है, और सबसे मेन गाइडेंस की भी। कितनी भी टेक्नोलॉजी हो जाए, एक टीचर का जो रोल है, जो एक टीचर कर सकता है, गूगल देखिए सारी आपको, टीचर से ज़्यादा मालूमात गूगल आपको दे देगा, ये फैक्ट है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट मैम। जितना मैंने आपको असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में, हो सकता है कि मैं आपको 20 पॉइंट ही बताई होंगी, बट आप गूगल पे देखोगे तो शायद वो आपको 200 पॉइंट बता देगा असेसमेंट के बारे में, क्या होता है, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें। लेकिन जो टीचर है वो इंस्पायर करता है, वो गाइडेंस देता है, वो मोटिवेट करता है, ये सारी चीजें जो है वो टेक्नोलॉजी या गूगल है वो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे टीचर जो है वो बच्चों को मोटिवेट करे, उनको बढ़ावा वैसे दे, वीडियो भी उनको बहुत खराब था। इंस्पायर करे। जी, तो इंस्पायर करे, तो इससे बच्चे जो है वो खुद ब खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जब वो खुद पहले सोचेंगे उसके बाद ही उनमें जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होगी। ठीक है, तो इज इट क्लियर, समझ में आया जीनत? मैम बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक सोच अगर पैदा होगा तो क्रिटिकल थिंकिंग अपने आप आ जाएगी, सही को सही और गलत को गलत समझने की सोच। जी नहीं, देखिए सही को सही समझना, गलत को गलत समझना, ये तो सही बात है, लेकिन सही को गलत और गलत को सही समझना ये बहुत गलत बात है। तो हमें क्या करना है कि हमें हर चीज का मुस्बत और मनफी पहलू देख के चलना है, और जहाँ पे जो जरूरी है हमें वो इस्तेमाल करनी है उस चीज का। मैम क्रिटिकल थिंकिंग के लिए दो चार सही और गलत का फैसला दूसरा आदमी कैसे करता है? जो बच्चा अपने नजरिया, उसकी नजरिए के हिसाब से होता है कि वो अपने नजरिए के हिसाब से देखता है कि हाँ हम सही बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं, दूसरा आदमी बोल रहा है कि गलत हाँ, बोल रहा है। वो उनका अपना पर्सनल, नहीं, यहाँ पे दूसरा आदमी गलत बोल रहा है वो बात नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग में उस खास पर्टिकुलर चीज के बारे में मुस्बत चीजें भी देखनी है, मनफी चीजें भी देखनी है, और दोनों लोगों को देखनी है। अगर एडिशन दो में जब आदमी है बल्ब तो का इजाद किया था मैम, तो वो जो सब बोल रहा था कि गलत कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन जब वो कर लिया तो सब बोला ना कि तब सब बाद में वो पता चलता है कि सही है या गलत है। जी नहीं, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है ना। तो अब क्रिटिकल थिंकिंग करने का काम हमारा है, उसने तो इन्वेंट किया, इजाद किया है, इन्वेंशन किया है। क्रिटिकल थिंकिंग तो हमने किया ना, क्या किया, मुस्बत चीजें उसकी क्या है, ये सारी चीजें हैं,
अंधेरे में रोशनी देता है, बल्ब जलता है, वायर, इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीजें होती है। बट उसकी मनफी चीजें क्या है, अगर बेजा इस्तेमाल किया जाए तो वो बेकार बर्बाद हो जाती है, वेस्ट होते रहती है, अननेसेसरी क्यों जलाना, तो ये सारी चीजें हैं, मनफी हो गई है। तो चलिए क्रिटिकल हम डिबेट थिंकिंग के नहीं होंगे, लिए पहले जो हमारा टॉपिक है, जी जी, पहले जो हमारा टॉपिक है उस पे हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने सारा जो मुस्बत पहलू देखा, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव, समेटिव, जो भी, अब इसके मनफी पहलू क्या है ये बताइए। ये सारी चीजें अच्छी है, रोट लर्निंग खत्म हो जाती है, और तुलबा पे जो भी एग्जाम का जो प्रेशर होता है साल के आखिर का, वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि साल भर इवैल्यूएशन चलते रहता है, फॉर्मेटिव, साल भर हर यूनिट के बाद टेस्ट होते रहते हैं, उनका रिवीजन होते रहते हैं, ये सारी चीजें तो पॉजिटिव है। अब इन सारी चीजों में मनफी चीजें क्या है? मैम क्रिटिकल थिंकिंग को एक इंक्रीज करने के लिए क्या जरूरी नहीं है कि बच्चों को जो प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी दिया जाए, यानी और उसके दो पहलू जी। पूछे जाए कि जिसमें सबका अलग अलग नजरिया होगा उसके अंदर, ठीक है, और जिससे वो नहीं, अपना दूसरी अपना थ्योरी भी नजर निकाल नहीं नहीं सकते नहीं, हैं। देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, सबका अपना अपना नजरिया नहीं होगा। क्रिटिकल थिंकिंग में हर एक को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें बतानी होगी। जी यानी मैम, वही आप उसके बाद सिर्फ मैम आप पॉजिटिव आप नेगेटिव अपने क्वेश्चन नजरिए से, आते हैं। उसके बाद फिर जी, उसमें आप तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग के सवालात उसको दे करके उसके माइंड को डेवलप और कर सबका सकते हैं। थिंकिंग अलग होगा ये एट ए नहीं, टाइम। रीजनिंग टाइप के जो सवाल दिए जाते हैं ना, ये डाइवर्जन थिंकिंग के होते हैं। वो कई टाइप का हो सकता है। डाइवर्जन थिंकिंग के लिए, हाँ, कई टाइप के डाइवर्जन थिंकिंग के लिए भी हो सकते कन्वर्जन थिंकिंग के लिए भी, डिपेंड के वो सवाल किस तरीके का है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि जो फॉर एग्जांपल जो वाटर पोल्यूशन है उसकी क्या क्या वजूहात है, तो ये डाइवर्जन थिंकिंग है, कन्वर्जन थिंकिंग नहीं है। जो सवाल मैंने पूछा है ना, क्योंकि कई किस्म के जवाब आएंगे, अलग अलग सोचेंगे। हो सकता है कुछ सोचेगा कि जो नालियों का गंदा पानी होता है वो जाके समुद्र में मिलता है तो पानी गंदा हो जाता है। कुछ लोग सोचेंगे कि जो फैक्ट्री में से जो भी गंदगी निकलती है, जो भी केमिकल्स निकलते हैं, जब उसे तालाब में, नदी में या समुद्र के पानी में छोड़ा जाता है तो उससे पानी गंदा हो जाता है। और कुछ लोग कहेंगे कि जो पेस्टिसाइड का जो छिड़काव किया जाता है खेतों में, और जब वो पानी बहता है नदी नालों में मिलता है तो उस वजह से पानी गंदा हो जाता है। या अगर गंदा पानी को या पानी को ऐसे ही खुला रखा जाए तो उसमें भी गंदगी, जो मच्छर है, कीड़े हैं, वो सब आने लगते हैं तो भी पानी गंदा। तो ये सब कैसे डाइवर्जन है, अलग 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 डायरेक्शन में सब सोच रही है। दिस इज डाइवर्जन थिंकिंग। पहले मुझे चलिए ये बताइए, ये सब बाद में हम डिस्कस करेंगे, ये बताइए कि सारे पॉजिटिव पॉइंट तो आपने बताए हैं, अब इसके निगेटिव पॉइंट्स क्या है, फॉर्मेटिव, समेटिव, ये सारे चीजों के। मैं फॉर एग्जांपल एक आपको हिंट दे देती हूँ। ये सारी चीजें जितना आपने कहा, रोड लर्निंग खत्म हो जाएगी, ये सारी सब चीजें हैं, बच्चों का टेंशन कम होगा, मेंटल प्रेशर जो होता है साल के आखिर में एग्जाम का, ये वो। मैं एक इसका निगेटिव पॉइंट ये बताती हूँ, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का, जो साल भर चलता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें जो टीचर है उसका जो वर्कलोड है वो बढ़ जाता है। कैसे? उसे ना सिर्फ पढ़ाना पड़ता है, बल्कि उसे अपने मुकर्ररा वक्त पे सिलेबस को भी कंप्लीट करना होता है। ऐसा नहीं है कि टीचर बस पढ़ाई जा रहा है, कुछ भी पढ़ा रहा है, क्लास ले रहा है, लेकिन जो उसका ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, इस यूनिट को कंप्लीट करना है, इतने वक्त में सिलेबस कंप्लीट करना है, वो नहीं हो पाएगा क्या? वो भी कंप्लीट करना होता है। प्लस हर यूनिट के बाद, हर कदम कदम पे, जिसे हम कहेंगे, बच्चों का इवैल्यूएशन करना होता है, उसकी जांच करती रहनी होती है। तो ये जो है एक टीचर का वर्कलोड जो है ये बढ़ गया है। जहाँ पे पहले सिर्फ 4 घंटा 5 घंटा स्कूल चलती थी, अब वो सीसी या कंटिन्यू इवैल्यूएशन होने की वजह से
1-2 घंटा ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि बीच बीच में उनसे को करिकुलर एक्टिविटीज भी करवाई जाती है, प्रोजेक्ट लिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है, सेमिनार करवाया जाता है। तो इससे जो अब सेमिनार भी करवा रहे हैं तो बच्चों का भी वर्कलोड जो है वो बढ़ गया है। उन्हें क्लास में भी आना है, पढ़ना है, घर जाने के बाद भी सेल्फ स्टडी करनी है, प्लस असाइनमेंट होमवर्क जो भी है वो भी करना है, प्रेजेंटेशन भी देना है। एक टीचर को बैठ के प्रेजेंटेशन सुन के उन्हें इवैल्यूएशन करना है, उन्हें ग्रेड देना है, मार्क्स देना है, जो भी देना है। तो ये सारी जो वर्कलोड होता है वो बढ़ गया है। इज इट क्लियर? और क्या निगेटिव यस पॉइंट्स है यस मैम। बताइए। और क्या होता है कि वो थकावट भी हो जाता है उसको, और वो जांच करने में दिलचस्पी भी कम हो जाता है। कम हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि रोज रोज जी रोज रोज हम वही चीजें करें। हर यूनिट के बाद अगर हम एक टेस्ट लें तो टीचर भी सोचेगा कितना टेस्ट लेना बाबा, वही फिर टेस्ट लेना, क्वेश्चन बनाना, फिर पेपर चेक करना, फिर एक एक बच्चों का। अच्छा, एक क्लास में बच्चे 2-4 बच्चे भी तो नहीं है, मिनिमम 30-40-50 बच्चे होते हैं। स्कूल लेवल में तो और ज्यादा हो जाते हैं। तो एक वो थकाव, जो जहनी तनाव हो जाता है ना, वो हो वो चीजें आ जाती हैं, मेंटल और ऐसा प्रेशर जो। अगर टेस्ट लेने के लिए फिर वहाँ पर मौजूदगी भी रहना जरूरी है। अगर जो भी टेस्ट लेता है टीचर, तो उस टीचर में मौजूदगी भी रहना हम्म, जरूरी, वहाँ पर रहना भी जरूरी है। नहीं रहेगा तो वो भी टेस्ट फिर बेकार हो जरूरी जाएगा। है। जी जी। और मैम तलबा जो होते हैं ना ऐसे टेस्ट लेने से बहुत मतलब बेजार होने का बेजार हो जाता है। अरे ये क्या है भाई, मैम कभी भी हर इकाई के बाद टेस्ट लेने बैठ गई है। मतलब हर तलबा के दिमाग में सोच एग्जैक्टली। ऐसी होती है कि ये कैसा लिखे हम। जैसे क्लास खत्म होती है तो सबक के आखिर में भी सवालात करते हैं तो हर एक तलबा खुद से कांपने लगता है। अरे मैम अब सवाल करेगी, ऐसे में भी मुनफी हाँ, पहले होता है। वो भी होता है एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा बोर हो जाते हैं जैसा। जी। और सेमेस्टर होता है मैम, उसमें जब हम लोग ग्रेड देते हैं ना तो वहां पे तलबा में अरे हम लोग तो इतने मार्क्स आए, हम लोग को मार्क्स देते तो हम बहुत खुश होते थे, ऐसा कुछ भी मनफू पहलू आ जाता है कि अरे हम लोग को तो इतने आ गए। हम्म। और एक चीज देखिए ये भी है कि जो हमारा जो टीचिंग, सॉरी, जो स्ट्रेटजीज है, जो हम कौन से तरीके से, किस मेथड से हम पढ़ा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक क्लास के लिए जो जो हम तरीका पढ़ाए हैं, अच्छा अगर है वही कभी कभी क्या दूसरी है कि क्लास के पढ़ाते लिए कुछ भी और हो। सेंटेंस। जी, कोई कुछ कह रहा था? जी, तो मैं ये कह रही थी कि जैसे चूंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो साल भर पूरा चलते रहता है, ये अच्छी चीज है। लेकिन इससे क्या होता है कि जो प्रेशर आ जाता है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, बच्चों का इवैल्यूएशन भी करना है, हर यूनिट के बाद भी करना है, प्लस हर यूनिट के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या रिस्पांस हमें मिल रहा है, उस बिना पे हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है उसमें तब्दीली लानी है, या जो टीचिंग मेथड्स है, जो टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मॉडिफिकेशन करना है, किस चीज की जरूरत है, वो चीजें भी देखनी होती है। इन शॉर्ट मतलब तुलबा का भी और असातिज़ा दोनों का जो वर्कलोड है वो बढ़ जाता है। और एक पॉइंट जो ग्रेड पॉइंट के बारे में है, मैम ये है कि जैसे, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट प्लीज। जैसे ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में हम जो कहते हैं, चलिए आपको 8 पॉइंट आए, आपको ए ग्रेड आया, बी ग्रेड आया, बट अगर हम देखें फॉर एग्जांपल डिस्टिंक्शन अगर हम कहें, तो डिस्टिंक्शन का मतलब होता है 75 एंड अबव। तो हो सकता है कि आपने सिर्फ 76% ही हासिल की हो, अगर हम परसेंटेज में देखें तो। और दूसरे जो है, अगर उन्होंने 94% भी हासिल किया है, तो डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है 76 और 94 में, लेकिन दोनों को डिस्टिंक्शन आया। तो एक चीज तो ये है कि भाई तुलबा में जो ऊंच नीच का फर्क होता है कि भाई मेरे तो बहुत अच्छे परसेंटेज आए हैं और तुम्हारा तो सिर्फ 76 आया है, ये, या तुम तो बहुत कम 56% लाए हो। तो जो ये जो इंफीरियरिटी जो अ, होता है, सुपीरियरिटी जो आ जाती है ना, ये चीजें नहीं होती है। लेकिन जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, तब वहां पे ये ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होता है, तब वहां पे परसेंटेज होता है, कट ऑफ मार्क्स होता है। हम परसेंटेज, जैसे नेट का टेट का जब एग्जाम देते हैं, तो कोई ये थोड़ी कहता है कि 84 के अबव जिनके भी आए हैं वो तो पास हो गए, लेकिन उसमें भी रैंकिंग बनाई जाती है ना।
जब हम मेडिकल में या मेडिकल के लिए जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं, मेडिकल हो इंजीनियरिंग हो, तब तो रैंक दिया जाता है। रैंक किस बिना पे दिया जाएगा? अब मान लीजिए कि जिन लोगों ने ए ग्रेड हासिल किया है, कम से कम 100 लोगों ने ए ग्रेड हासिल किया, तो क्या सभी के सभी को हम फर्स्ट रैंक दे देंगे? बताइए। नहीं मैम। आप नहीं देंगे, क्यों? क्यों नहीं उसमें देंगे भी हम? स्कूल उसमें भी में तो ऐसे देखेंगे ही सबसे चलते अच्छा आया कौन है। सा है। एग्जैक्टली अगर 100 लोगों को भी अगर ए ग्रेड मिल गया है, तो उसमें भी फिर हम किस बिना पे करेंगे? परसेंटेज की बिना पे करेंगे ना, या उन्होंने जितने मार्क्स हासिल किए हैं उस बिना पे? आउट ऑफ 500 या परसेंटेज में देखेंगे तो जो हाईएस्ट वाला होगा उसको हो सकता है कि 88.70 मार्क्स आए हैं, और एक दूसरा बच्चा है जिसको 88.30 मार्क्स आए, तो 0.40 मार्क्स से फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन तो हो गई ना। तो लेकिन जब जी हम हायर एजुकेशन में देखते हैं, जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, आप नेट एग्जाम दोगे या टेट एग्जाम दोगे, तो उसमें भी ऐसा ही होता है। 84% तो मिनिमम पासिंग मार्क्स है। अगर आपने 90 परसेंटेज लाया है, और मान लीजिए मेरा स्कूल है और मैंने इंटरव्यू लेने बैठी हूँ मैं, और मुझे यहाँ पे किसी एक टीचर को हायर करना है। दो कैंडिडेट मेरे पास बहुत अच्छे हैं, अब दोनों में से मुझे किसी एक को लेना है। एक का टेट एग्जाम में 120 मार्क्स आए हैं और एक के जस्ट 90 मार्क्स आए हैं, तो मैं किसे लूंगी बताइए? मैम पहले तो दोनों का कॉपी देखा जाएगा, उसकी तलफ़ुज़ और उसकी हर जो चीज लिखने की देखिए, सब अदायगी। दोनों बराबर जी कैंडिडेट। हाँ, नहीं दोनों मैम, कुछ कैंडिडेट कुछ बराबर है, कुछ ना दोनों कुछ तो नुक्स डिजर्विंग है, निकलेगा ही। लेकिन तो वही मैं कह रही हूँ ना कि मैम टेट कुछ। एग्जाम में अगर आप एक का 120 मार्क्स आया है सीटेट एग्जाम में और एक का 90 मार्क्स आया है, तो एलिजिबल तो दोनों भी है, बट मैं जी किसे चूज करूंगी ये बताइए? 120 को। जाहिर सी बात है जिसका 120 आया है। जी मैं क्या, जो भी मेरी जगह होगा वो यही चूज करेगा, मतलब हाईली क्वालिफाइड। तो यहाँ पे फिर जब हम हायर एजुकेशन में जब हम रैंक में बना देते हैं, रैंक ऑर्डर में कर देते हैं, मतलब परसेंटेज में हम आ जाते हैं, तो एक चीज तो स्कूल लेवल तक तो ये होती है कि भाई बच्चों में कुछ भी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उनका वो लो नहीं होता है, सब बराबर है, सबको ए ग्रेड आया, सबको बी ग्रेड आया। लेकिन जैसे ही वो हायर एजुकेशन में आते, चूंकि उन्हें उस चीज की आदत रहती है, हम सब बराबर है, कंपटीशन नहीं होता है इससे, राइट? सब लोगों को ए ग्रेड आया है, हम सब बराबर है, देयर विल बी नो कंपटीशन। लेकिन जब हम हायर एजुकेशन में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, आप जब एंट्रेंस एग्जाम ही देते हो, तो भले आपने क्वालिफाई किया है, मिनिमम क्वालिफाई परसेंटेज 50 है, आपने 100 में से 50 मार्क्स हासिल किए हैं, आपने 60 मार्क्स हासिल किए, यू आर एलिजिबल। लेकिन जब हम रैंक ऑर्डर में बनाएंगे, अब जिन जो 50 के ऊपर मार्क्स लाया, हम सभी लोगों को तो सीट नहीं दे सकते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? तब हम एक रैंक ऑर्डर बनाएंगे, हाईएस्ट मार्क्स कितना है, फिर उसके बाद कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर ऐसे करते 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 बनाएंगे। और अगर हमें 30 सीट चाहिए, तो जो ऊपर के 30 है हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। आप भले 60 मार्क्स लाए हो, आप एलिजिबल हो गए हो, लेकिन आप जो 30 जो कैंडिडेट जो चाहिए उस कैटेगरी में उसमें नहीं आ रहे हो, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, राइट? तो इससे क्या होता है कि तुलबा में जो कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम का जो फियर होता है ना, वो चीज खत्म हो जाती है, और बाद में जब ये चीजें उन्हें आती है, तो हो सकता है कि फिर वो थोड़ा डिप्रेशन और ये सारी चीजें हो जाती है। यही एक वजह है कि आपने देखा होगा कि स्कूली बच्चों की बजाय जो हायर एजुकेशन के बच्चे हैं, उनमें डिप्रेशन एंड इवन सुसाइड रेट जो है वो हाई है। कभी कोई स्कूल का बच्चा आपको सुसाइड करते नहीं दिखेगा। हाँ, रिजल्ट के बिना पे, खास तौर से परसेंटेज रिजल्ट के बिना पे। पहले था, ग्रेडिंग सिस्टम से वो चीज कम हो गई, ये मुस्बत पहलू। लेकिन मनफी पहलू ये है कि वही बच्चा जब हायर एजुकेशन में आता है, तो चूंकि उसे उस चीज की आदत नहीं होती, वो चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है कि स्कूल में तो मुझे हमेशा ए ग्रेड आया था, हमेशा मुझे डिस्टिंक्शन आया था, लेकिन यहाँ पे मानू मैं एंट्रेंस एग्जाम में भी मेरा 75 मार्क्स आने के बावजूद मैं
और मुझे सीट नहीं मिली है, तो ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन, निगेटिव चीजें आ जाती है। शायद मैंने अच्छा नहीं किया था, शायद इनका क्राइटेरिया बहुत हाई है, या अगर वो इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो वहां तो और ज्यादा प्रेशर होता है। तो जो डिप्रेशन है एंड इवन सुसाइड रेट जो है, ये तो बहुत बाद में आती है सुसाइड रेट, बट डिप्रेशन में वो बच्चा चले जाता है और इन्फीरियरिटी फील होती, फिर वो सोचता है अरे ये बेकार है, मैं ये सब नहीं करूंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं कुछ भी घर में रह के छोटा मोटा काम कर लूंगा, 2-5 हजार की नौकरी कर लूंगा। ये सारी चीजें जो है बच्चों में डेवलप होने लगती। तो जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसका ये एक ड्रॉबैक है। इज इट क्लियर? जी मैम। और कोई पॉइंट है जो निगेटिव पॉइंट्स में जो हमसे रह गया हो? मैम जी अगर आप जो अभी बताए, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर दोनों का ग्रेड ए मिला है, दोनों को ग्रेड ए मिला है, दोनों का मार्क्स सेम हो, 120 तब फिर हम कैसे चूज करेंगे? तो हो सकता है अगर ऐसे जब कंडीशन आ जाती है, परसेंटेज सेम है, मार्क्स सेम है, सब कुछ सेम है, तो फिर एज को देखा जाता है, जिसकी एज ज्यादा है, या एक्सपीरियंस भी सेम है। एक्सपीरियंस अगर है तो एक्सपीरियंस होल्डर को दिया जाता है। अगर वो भी तकरीबन 2-2 साल 4-4 साल का अगर उनको एक्सपीरियंस है तो फिर एज की बिना पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जब मैम सुनिए मैम इंटरव्यू भी तो हो सकता है उस कंडीशन में। नहीं, एज देखा जाता है पहले। नहीं, एज भी देखा जाता है, एक्सपीरियंस भी देखा जाता है। ये डिपेंड करता है कि जो कॉलेज वाले हैं उनका अपना क्या क्राइटेरिया है, उन्होंने किस हिसाब से बनाया है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक लाइव एग्जांपल मैं अपना दे देती हूँ। जब हम लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ तो सभी लोगों को एक ही दिन में मेल गया कि भाई you have been appointed as an assistant professor और so and so ऐसे at headquarter at आसनसोल या जहाँ पे भी है। ठीक है, तो अब हेडक्वार्टर पे मान लीजिए 10-15 लोग हैं, तो एक ही दिन उनको गया। अब लेकिन जो जिस दिन आके ज्वाइन होगा वो सीनियर हो जाएगा। और मान लीजिए कि अगर एक ही दिन 2 लोगों ने ज्वाइन किया है तो फिर ये देखा जाता है कि फोरनून में है या आफ्टरनून में है, मतलब दिन के 12 बजे से पहले सुबह के वक्त का है या दोपहर का है। अगर दोनों भी सुबह के वक्त में ही या दोनों भी दोपहर के ही वक्त में अगर ज्वाइन हुए हैं तो फिर एज देखी जाती है। दोनों में से जिसकी भी एज ज्यादा है वो सीनियर होगा। पहले ही एज नहीं देखा जाता है, पहले तो किसने कब ज्वाइन किया है वो देखा जाता है। तो ये हर एक जगह का अपना अपना होता है। अब चूंकि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो अपना एक क्राइटेरिया बनाते, बट जो गवर्नमेंट के होते हैं, जो स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, तो उन्हें यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से चलना पड़ता है। यहाँ पे वो अपना मनमानी नहीं कर सकते कि नहीं नहीं भाई, जो बच्चे हमारे अपने यूनिवर्सिटी के जो प्रोडक्ट है, जो पास आउट है, हम उन्हें सीनियर बनाएंगे, जो बाहर से आए हैं उन्हें हम जूनियर बनाएंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ पे फिर एक्सपीरियंस नहीं देखा जाता है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको ऑलरेडी 1-1 2-2 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो क्राइटेरिया वो बाद में है, एक्सपीरियंस से कुछ नहीं होता है। ये यूजीसी के नॉर्म में ये चीज नहीं आती। भाई जिसने पहले ज्वाइन किया वो सीनियर है। अगर एक ही दिन में 2 लोगों ने ज्वाइन किया, 2 से ज्यादा भी हो सकते, तो फिर ये देखेंगे कि फोरनून में और आफ्टरनून में किन लोगों ने किया। अगर उसके बावजूद भी अगर एक ही उसमें है, मीन्स क्या कहते हैं, दोनों फोरनून या आफ्टरनून है, फिर एज देखा जाएगा। मान लीजिए कि अगर एज भी सेम होती है, अगर एज भी सेम है, एक ही मान लीजिए 1 जनवरी 1985 है, 1990 है, 2 कैंडिडेट की अगर एज भी सेम है, तो फिर उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन देखी जाती है कि एक्स्ट्रा इनमें क्या है दोनों में से। जो मिनिमम क्राइटेरिया है, पीजी चाहिए, एमएड चाहिए विद 55% मार्क्स, ये वो, तो फिर उनका जो क्वालिफिकेशन है, मतलब जो डिग्री है, अगर उन्होंने जस्ट पीजी किया है या पीएचडी किया है या कुछ पेपर लिखे, तो फिर उसको देखा जाता है। जनरली आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि एक ही एज के 2 कैंडिडेट एक साथ ज्वाइन हो जाए, ये तो अभी तक तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता है तो फिर दूसरा क्राइटेरिया
बनाया जाता है। तो उस वक्त ये सारी चीजें जो होती है काम आती है। जॉब में जब हम जाते हैं तो तब ये जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है ये काम नहीं आता कि भाई जितने लोगों को ए आया है हम सभी लोगों को हम पास कर देंगे या सभी लोगों को हम नौकरी दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। वहां पे फिर रैंक ऑर्डर बनाया जाता है, रैंक बनाया जाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, बेस्ड ऑन परसेंटेज या जो भी मार्क्स है, 400 में से 500 में से। नेट एग्जाम दो, टेट एग्जाम दो तो 150 में से आपके मार्क्स आते हैं। टेट एग्जाम में आपको परसेंटेज सॉरी ग्रेड नहीं दिया जाता है, 9, 8.5, ए ग्रेड, बी ग्रेड, डिस्टिंक्शन, ए प्लस, सी प्लस, बी प्लस, बी माइनस, ए माइनस, ये सारी चीजें नहीं दी जाती। वहां पे मार्क्स दिया जाता है, आउट ऑफ 150 आपको कितना मिला। तो उस वक्त फिर हो सकता है कि वो बच्चों के दिल और दिमाग पे बुरा असर हो जाता है, क्योंकि वो रेडी नहीं होते, वो स्कूल लेवल तक ग्रेडिंग सिस्टम के लिए रेडी होते हैं। तो बताइए फिर ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए एज अ टीचर, क्योंकि फैक्ट दोनों है। अब अगर हम स्कूल लेवल से ही अगर रैंक सिस्टम डाल दें तो बच्चों में तो इंफीरियरिटी फील हो जाती है, अरे मुझे कम आया, मुझे ज्यादा आया, मुझे मैंने पढ़ाई किया मुझे मार्क्स नहीं आया। मार्क्स जिनको ज्यादा अच्छे परसेंटेज आते हैं वो जिनका कम आता है उनसे अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं, मैं तो बहुत पढ़ाकू हूँ, तुम तो कुछ भी नहीं, परसेंटेज पढ़ते भी नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं। तो ये चीजें तो है। तो अब एज अ टीचर हमें क्या करना होगा बताइए। अब क्रिटिकल रिव्यू तो हमने किया, ग्रेडिंग सिस्टम का, इवैल्यूएशन का, सारी चीजों का। तो अब हमें क्या करना चाहिए, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे चलिए, मैं साल भर मुझे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करना है आप लोगों का, आप लोगों में से जो रोट लर्निंग है मुझे वो खत्म करनी है, ठीक है। साल के आखिर में जो आप लोगों का टेंशन, जो प्रेशर होता है एग्जाम का, मुझे वो खत्म करनी। तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करना होगा। लेकिन अब अगर मैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करूं तो ये मुझ पे बर्डन बहुत आ जाएगा, राइट। तो मैं एक बीच का रास्ता ये अपनाऊंगी कि भाई आप लोगों का भी काम हो, मेरा भी काम हो, मीन्स सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। तो मैं क्या करूंगी, चूंकि मुझे आप लोगों का इवैल्यूएशन करना है तो मैं एक टॉपिक है, 4-5 लोगों का मैं ग्रुप बना दूंगी और ग्रुप में एक टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी और आप लोगों को प्रेजेंटेशन देना है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये होगा कि सारे ग्रुप के सभी लोगों को एक साथ में इवैल्यूएट करके जो भी ग्रेड देना है, जो भी मार्क्स देना है, मैं वो दूंगी। तो अगर मैं एक एक बच्चों का प्रेजेंटेशन देखने जाऊंगी तो हो सकता है 40 बच्चों का प्रेजेंटेशन के लिए मुझे 1 हफ्ता लग जाए। लेकिन अगर वही मैं ग्रुप में डिवाइड कर दी तो हो सकता है कि 1-2 दिन पहले ही हो जाएगा। तो कुछ आके कोई स्टूडेंट, कोई आके ग्रुप का मेंबर आके कोई इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, कोई आके उसके ऑब्जेक्टिव एंड एम्स बताएगा, कोई आके पॉजिटिव पॉइंट, कोई निगेटिव पॉइंट बताएगा, कोई आके उसका खुलासा करेगा या जो भी करेगा। तो ग्रुप एक्टिविटी जैसे प्रेजेंटेशन हम करते हैं। तो इससे क्या होगा, आप लोगों के दरमियान भी जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, मिलजुल के काम करना, जो जो स्पिरिट होती है वो भी डेवलप होगी। आप लोगों का प्रेजेंटेशन का भी काम होगा, मेरा जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करना है वो भी काम होगा। तो टीचर को यहाँ पे ऐसे टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज अपनानी है कि भाई दोनों का काम हो, किसी का प्रेशर भी नहीं हो और जो तुलबा पे जो एट द एंड ऑफ सेमेस्टर जो प्रेशर होता है एग्जाम का वो भी ना हो, क्योंकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी हो रहा है, कोलैबोरेटिव लर्निंग भी, आप लोग मिलजुल के भी काम करना सीख रहे हो, मिलजुल के काम करना। और थोड़ा जो हायर लेवल जैसे आप लोग हैं, स्कूल लेवल के बाद पर्सनली आई फील के परसेंटेज में मार्क्स देने चाहिए, ताकि आगे आने के बाद जब एक रिजिडिटी आ जाती है हमारे नेचर में, 18 एडोलेसेंट जो एज होती है वो थोड़ा सॉफ्ट टाइप का नेचर होता है, जो भी चेंजेस होनी है हम अडेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम एडल्टहुड में आते हैं तो हमारे अंदर जो रिजिडिटी आ जाती है किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने की, वो खत्म होती है या कम हो जाती है। तो उस वक्त अगर आप उन्हें परसेंटेज या रैंक ऑर्डर में देंगे तो हो सकता है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, स्ट्रेस हो जाएगा उनको। तो स्कूल लेवल तक तो ये चीजें ठीक हैं और एकदम हायर लेवल में ये चीजें परसेंटेज ये ठीक है। तो जो बीच का लेवल होता है, जो 11वीं 12वीं होती है हमारे, जो इंटरमीडिएट होता है या कोई प्रोफेशनल कोर्स होता है, वहां पे कोशिश करनी चाहिए कि परसेंटेज भी दिया जाए और मार्क्स भी दिया जाए, सॉरी ग्रेड भी दिया जाए। इसीलिए हमारी यूनिवर्सिटी में आप
को ग्रेड पॉइंट्स जो नंबर में वो तो देते हैं, बट ये भी बता दिया गया है कि अगर आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी योर परसेंटेज। इज इट क्लियर? हेलो जी हाँ यस मैम, मैम। जी मैम। आप इतने आप लोग सारे ऐसे खामोश है, लग रहा है सो गए हो क्या? बताइए, नहीं is it मैम, clear? कोई पॉइंट ऐसा जगे हुए हैं मैम। छोड़ दीजिए। जगह है सब जगह जगह है, चलिए अच्छी म्यूट बात। करना पड़ता, हटाना पड़ता। तो समझ में आया? जी जी, अच्छा ओके। जी मैम। जी मैम। तो समझ में आया ये जो भी इवैल्यूएशन सिस्टम जो चल रहा है, इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, और ये चीज भी आई होप कि समझ में आ गई होगी कि हमें इस लेवल पे यहाँ पे हमें जो ग्रेड सिस्टम जो चल रहा है, बट उसके साथ हमें परसेंटेज सिस्टम भी दिया जा रहा है, ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, ताकि जब आप सीटेट दो, टेट एग्जाम दो, या हायर एजुकेशन में जाओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ, तो वहां पे सिर्फ परसेंटेज मिलेगा, तो आप उसके लिए मेंटली फिजिकली प्रिपेयर रहो, राइट? जी मैम, जी जी। इज इट क्लियर? और जी मैम। मैम स्टॉप हियर। हाँ जी, मैम तो वो नहीं, मुझे आपकी इसलिए नेक्स्ट मिलता क्लास है का टाइम हो गया है, हम कल डिस्कस करें इस बारे में, जो भी आपके डाउट